Hi friends, this is Payal, your friend, your teacher, and I'll be taking today Indian Contract Act for Foundation Law. Indian Contract Act Unit 1. इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, हम जो इसका टाइटल है, जो इस चैप्टर की हेडिंग है, क्यों ना उसे समझें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन यानी इंडिया पे लगने वाला, क्या बात हुई, इंडियन यानी इंडिया पे लगने वाला। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है तो आप जानते सब हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट आई मेक श्योर कि आप अब जब जाने तो कॉन्ट्रैक्ट को विद इक्वेशन एंड विद सेक्शन जाने। तो ठीक है, हम अभी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्ट मैं आपको बेसिक क्लास में ऑलरेडी डिफाइन करा चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ निकला है, लॉ से एक्ट निकला है। एक्ट क्या है, सबसेट ऑफ लॉ है, राइट। और 1872 हमें ईयर ही बता रहा है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था लॉ या तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन होता है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, तो सी आई एम मेकिंग एन ऑफर टू यू, मैं आपसे ऑफर कर रही हूँ, क्या आप अपना पेन मुझे देंगे। आई एम आस्किंग समथिंग, आपने कहा हाँ मैम हम अपना पेन आपको देंगे, तो आपने मेरे ऑफर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो आपके और मेरे बीच में क्या बन गई, प्रॉमिस बन गई कि हाँ ठीक है पायल मैम को हम अपना पेन देंगे। अब आप पैसे भी तो लोगे क्या कहते हैं पेन का, तो आपके मेरे बीच में क्या आ गया, कंसीडरेशन आ गया। क्या आ गया, कंसीडरेशन आ गया। कंसीडरेशन जैसे ही आया तो अग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई अब मैम हमसे पेन लेंगी और बदले में ये कंसिडरेशन देंगी। आपने कहा मैम कोई बिल विल भी दे देते हैं आपको, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाए, तो यानी वी हैव लीगल एनफोर्सेबिलिटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, बस में चलते हो तो आप बस का टिकट लेते हो, दैट इज़ एन एक्टिविटी जिससे आपको ये हक मिलता है, राइट मिलता है कि इस बस में ट्रैवल करने का आपको अधिकार है, और ये करते ही आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, ये सीढ़ियों का पूरा ताना बाना है जो हम 5-6 यूनिट में पढ़ेंगे। बड़ा प्रॉब्लम है लॉ में कि मैम हमें सेक्शंस याद नहीं होते, हमें बड़ा मुश्किल है सेक्शन लर्न करना। कोई बात नहीं, बी विथ मी, आई टेल यू विथ सेक्शन हैज़ टू बी लर्नड, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने आपको अपने बेसिक वीडियोस में समझाया है कि लॉ में जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में लिखी हैं, और उनके आगे जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो क्लॉजेज़ हैं, क्योंकि डेफिनेशन किस में समझाई जाती हैं, क्लॉजेज़ में। ABCD यू पीपल आर वेरी गुड विथ ना, तो कम अलॉन्ग, ऑफर to A, right? A, acceptance to B, acceptance to B, promise to B, it's not to C, मैम गलती नहीं कर रही, it is to B। रीज़न क्या है, जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो ऑफर और एक्सेप्टेंस अलग नहीं हो सकते, और क्योंकि वो अलग नहीं हो सकते तो जो सेक्शन एक्सेप्टेंस का है वही सेक्शन प्रॉमिस का भी माना जाता है। नहीं याद हो तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मम्मा ने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो एक काम करो तुम, ये मैंने दूध गैस पर रखा है, थोड़ा ध्यान देना निकल ना जाए। मैंने कहा ओके आई डू दैट, कौन सा बड़ा काम है। पूरा टाइम खड़ी थी, बिल्कुल एंड मूवमेंट पे मेरा एक कॉल आया एंड मेरा दिमाग या मेरा ध्यान वहाँ से हटा, और जैसे ही ध्यान हटा दुर्घटना घटा। कैसे, वो दूध निकल गया। अब मैं थोड़ी स्कैर्ड थी कि मम्मा डांटेंगी, तो मैंने क्या किया, उस दूध के भगोने में थोड़ा पानी डाल दिया ताकि थोड़ी उसकी क्वांटिटी बराबर बराबर लगे। अब आप ही मुझे बताइए, क्या दूध और पानी को अब अलग किया जा सकता है, तो आंसर है नो। इसीलिए जो सेक्शन एक्सेप्टेंस का है वही सेक्शन प्रॉमिस का भी होता है। देन वी हैव कंसिडरेशन, बोल के देखिए कंसिडरेशन, ड कितना प्रोमिनेंट है, तो 2D। ओके, अग्रीमेंट, इतने सारे ईज हैं, एक ही आप भी गिफ्ट में दे दीजिए। सी हाउ मेनी ईज इट इज कैरिंग, तो 2E किसका है, अग्रीमेंट का है। लीगल एनफोर्सेबिलिटी एक वर्ब है, जबकि डेफिनेशन तो वर्ड्स की होती हैं, तो इसकी कोई सेक्शन नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सीढ़ी चढ़ के हमें घर ही तो पहुंचना था, घर यानी हाउस, तो 2H किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का है। तो विद दिस मैंने आपको आपके यूनिट 1 के कुछ सेक्शंस, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो थे वो लर्न भी करा दिए।
ये एक छोटी सी सीढ़ी है पर ये इतने काम की है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर बैठी हुई है। इसके साथ अब आप देखिए यहाँ बहुत सारी इक्वेशंस भी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। पहली इक्वेशन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, पहली इक्वेशन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो क्या होती है, प्रॉमिस होती है। दैट्स प्रॉमिस, प्रॉमिस, सी आई मेड इट थ्रू दिस। नाउ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। कहाँ से बनाया, इन दो को जोड़कर बनाया। देन अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, ये क्या, देखिए ये रहा अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वी हैव 3 इक्वेशन रनिंग इन दिस डायग्राम। एक्चुअली देयर इज वन मोर इक्वेशन, द 4th इक्वेशन, वो भी समझ लीजिए। अगर मैं प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस कर दूं, यानी मैंने क्या किया, यहाँ कंसिडरेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रॉमिस से, तो वो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। मैम एक एग्जाम्पल दे दीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। देखिए मैंने कहा मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, मैंने प्रॉमिस किया आपको, आपने कहा कोई बात नहीं मैम हम आपको कंसिडरेशन भी परसों देंगे, तो आपने मुझे एक बदले में क्या दे दिया, प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस को क्यों ना हम ऐसा बोल दें, सेट ऑफ प्रॉमिस। तो सेट ऑफ प्रॉमिस भी क्या होता है, सेट ऑफ प्रॉमिस भी अग्रीमेंट होता है। सेट ऑफ प्रॉमिस को एक और नाम से जाना जाता है विच इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। किस नाम से, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के नाम से, वो भी क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। तो टेक्निकली हमारे पास कितनी इक्वेशन थी, देखते हैं। पहली थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो हम इस यूनिट नंबर 1 में ये इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम ये बेसिक के साथ, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ रिविजन लेक्चर बट स्टिल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी। मर्केंटाइल लॉ का एक मेन ब्रांच है मर्केंटाइल लॉ, बेसिक लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ओके, सिविलाइज सोसाइटी का फाउंडेशन है, बिल्कुल, क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन्स होते हैं। अगर इन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ होने लगे तो हम किस एक्ट का सहारा लेते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ओके, केम इन टू फोर्स 1 सितंबर को फोर्स में आया। ओके, देन वी हैव, ये क्या डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइन करता है, गुड इनफ। अब सुनिए, इस एक्ट में 2 पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 सेक्शन 1 से लेके 75 तक डील करता है, जो हमारे फाउंडेशन में है, यानी फाउंडेशन में हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम इंटर में पढ़ते हैं, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यहाँ तो नहीं आते, पर इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, उनके ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता है टू टेस्ट योर नॉलेज। तो इन्होंने कहा इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, और भी आप 1-2 लिख सकते हैं, श्योरिटी, राइट, ये सारे, और एजेंसी तो इन्होंने दे रखा है, गारंटी, ये श्योरिटी, ये सब क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं इनको भी समझ लीजिए कि अगर इंस्टीट्यूट इन पे आपको क्वेश्चन पूछ ले तो इट इज़ ओके, वील एक्सप्लेन इट, वी नो द आंसर। तो सबसे पहला जो है वो है बेलमेंट। ऑलमोस्ट आप देखिए हर अटेम्प्ट में या हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन में बेलमेंट पे कुछ ना कुछ प्रोविज़न होता है। तो अगर आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि बेलमेंट क्या है तो ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन है। बेलमेंट के अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, बेलर, बेली। कितने पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, बेलर, बेली। बेलर इज सेड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर मेरा फ़ोन है तो आई एम द बेलर, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं ये आपको इस्तेमाल के लिए दे रही हूँ। से आपको एक कॉल करना था तो यू पीपल बिकम द पोजेशन होल्डर। आप क्या बन जाते हैं, पोजेशन होल्डर बन जाते हैं। चलिए, मैंने आपको फ़ोन दिया कि आप एक कॉल कर लीजिए। नाउ वंस योर ऑब्जेक्टिव is achieved,
आपने अपना काम कर लिया तो मुझे मेरा फ़ोन रिटर्न कीजिए, यानी यहाँ पे गुड को क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। अच्छा, और डिस्पोज ऑफ, मैं आपको कह रही हूँ आप इस फ़ोन को मेरे दोस्त को दे दीजिए, तो आप मैं जैसा आपको कहूँ आप उसे फॉलो कर लीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। नाउ द थिंग इज़ बेलमेंट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो यानी मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे, मैं घर अगर आपको की दूँ रहने के लिए तो दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। ओके, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट जो हमें एग्जाम में दुख देगा, अगर मैं अपने फ़ोन में आपको कीपैड लॉक करके दूं तो कैन यू मेक अ कॉल आउट ऑफ इट? द आंसर इज़ नो मैम, पोजेशन है पर काम का नहीं है, इसीलिए बेली के पास पोजेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए, तभी बेलमेंट का एग्जाम्पल है, वरना नहीं। बेलमेंट ग्रैटिटुअस भी होता है, ग्रैटिटुअस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रैटिटुअस भी होता है। नॉन ग्रैटिटुअस का मतलब है विद कंसिडरेशन। चलिए समझिए, पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे कहा उनके यहाँ आयरन ख़राब हो गई है प्रेस, तो कृपया मैं उनको थोड़ी देर के लिए दे दूँ आयरन, और मैंने आयरन उन्हें दे दी। अब मैं उसके लिए उनसे कोई कंसिडरेशन थोड़ी चार्ज करूँगी। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रैटिटुअस बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन जब हमारे यहाँ घर में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, तो हमारे यहाँ टेंट हाउस से रज़ाई, गद्दे, बड़े बर्तन, बहुत चीज़ें आती हैं जिसका किराए टेंट हाउस क्या लेता है, किराया। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रैटिटुअस यानी विद कंसिडरेशन। एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आई आस्क यू, बताइए बैंक लॉकर में मेरा ऑर्नामेंट रखा है, बताइए इज दैट एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट or not? So you people can reply me up. So the answer is कि this is not an example of bailment. Why? क्योंकि बैंक के पास माना उसका possession है, बैंक have the possession about it, बिल्कुल उनके पास उसका possession है, but the point is कि बैंक का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होने के लिए मेरे की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट क्योंकि कंट्रोल नहीं है। क्लियर? सो एनीथिंग जहाँ पे आपके पास पोजेशन अलॉन्ग विद कंट्रोल है तो वो एक एग्जाम्पल किसका है, बेलमेंट का है। तो मैंने आपको एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया। आइए दूसरे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर भी आते हैं। हम सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एजेंसी, ठीक है, एजेंसी खूब हमारे काम में आता है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। It's a relationship between principal and agent. Gratuitous भी होता है और नॉन ग्रैटिटुअस भी होता है। देखिए लिखते चलिएगा, इफ़ यू आर टेकिंग या जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। ग्रैटिटुअस कैसे, यानी अगर मैं बात करूँ विद लव, मैं अपनी मम्मा के लिए अगर कोई काम करती हूँ या घर के लिए कोई काम करती हूँ तो आई एम वर्किंग लाइक एन एजेंट। बेटे ने कहा या मतलब कोई भी भाई ने कहा कि ये काम कर दो, आई एम डूइंग इट फॉर हिम, मैं उसके लिए उनसे कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती। बट एज अगर मैं किसी शॉप पर कोई काम करूँ अपने मालिक के एजेंट के रूप में, that is also agency, but the point is that is non gratuitous, उसके लिए मैं पैसे चार्ज करूँगी। सुनिए, प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंट यानी मेजर होना ज़रूरी है, जबकि एजेंट के लिए ये नेसेसरी नहीं है। वो कॉम्पिटेंट हो भी सकता है, नॉट नेसेसरी, वो कॉम्पिटेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, अच्छे से सुनिए। मैंने एक 16 साल के लड़के को, बॉय को अपनी शॉप पर रखा घड़ी रिपेयर करने के लिए, या यूँ कीजिए घड़ी बेचने के लिए, और मैंने कहा ये घड़ी 5000 से नीचे नहीं बिकनी चाहिए, पर उस लड़के ने मेरी उस घड़ी को, शॉप पर रखी घड़ियों को 3-3000 में बेच दिया। द क्वेश्चन इज कि इज़ द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? द आंसर इज येस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। जबकि एजेंट था तो इनकॉम्पिटेंट, माइनर था, पर याद रखिएगा फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल। तो माना करने वाला एजेंट था पर किसके नाम से किया जा रहा था? प्रिंसिपल के नाम से किया जा रहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और प्रिंसिपल को 2000 का नुकसान उठाना पड़ेगा।
Whereas अगर ये लड़का 26 साल का होता, राइट, 26 ईयर्स का होता, नॉट 16, 26 ईयर्स का, और अब ये मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, ये मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, तो ये 2000 का नुकसान मैं एजेंट से ले लेती। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब याद रखिएगा, फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल, वन थिंग। दूसरी चीज़, अगर एजेंट कॉम्पिटेंट है और अब वो कोई गलती करता है तो एजेंट विल बी लायबल फॉर द डिफॉल्ट, पर अगर एजेंट इनकॉम्पिटेंट है और वो कोई गलती करता है देन द प्रिंसिपल विल बी लायबल। तो इसके साथ मैंने आपको 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करा दिए, विच इज़ एजेंसी एंड बेलमेंट। नेक्स्ट पर आते हैं प्लेज। तो थोड़ी सी वाइट पेज के लिए हम इसे रब कर देते हैं। सो आई होप यहाँ तक विद सेक्शन याद हुआ होगा। छुटका सा रिवाइज करें क्या? सी आई एम रबिंग दिस आउट, तब तक रिवाइज। हाँ जी, ऑफर का सेक्शन क्या है? ऑफर का सेक्शन है 2A। एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या है? 2B। प्रॉमिस का सेक्शन क्या है? मैम प्रॉमिस का सेक्शन भी 2B है। कंसिडरेशन का सेक्शन क्या है? 2D है। D है ना? ओके, तो अग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E है। और कॉन्ट्रैक्ट यानी घर का सेक्शन क्या है? 2H है। तो हमने 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करे, अब हम 3rd स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एजेंसी हो गया, बेलमेंट हो गया, गारंटी। गारंटी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 3 पार्टीज होती हैं, डेटर, क्रेडिटर, गारंटर। ठीक है, क्रेडिटर डेटर से कहता है मैं तुझे उधार दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, प्रोवाइडेड कि तुम किसी गारंटर को लेकर आओ। डेटर मेरे पास आता है, पायल मैम प्लीज गारंटी दे दो। मैंने कहा लो भाई गारंटी दे दी। गारंटी किसको दूंगी? क्रेडिटर को दूंगी कि अगर मेरे दोस्त ने भुगतान नहीं किया तो आई विल पे। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। तो गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट इन गारंटी। सुनिए, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो क्रेडिटर गारंटर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये यूजुअली विदाउट कंसिडरेशन होता है, यानी गारंटर को तो क्रेडिटर ने कुछ नहीं दिया, बट स्टिल इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ डेटर गारंटर पे करेगा। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितने होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। नाउ गारंटी के बाद अगर हम बात करें, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को ही श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं? गारंटर यहाँ क्या बन जाता है? श्योरिटी बन जाता है। ओके, अब हम बात करें अगला, बेलमेंट, प्लेज, श्योरिटी, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं। कैसे? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, मतलब सॉरी 2 पार्टीज होती हैं। इंडेमनीफायर कहता है आई विल मेक गुड द लॉस, मेक गुड द लॉस। किसका लॉस? इंडेमनिटी कॉस्ट टू हिम। किसको? इंडेमनिटी होल्डर को जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा। एक एग्जाम्पल लें क्या? इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कार में कोई गड़बड़ होती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भरपाई करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन हो जाती है? इंडेमनीफायर। और जो क्या कहते हैं, आप जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है वो कौन बन जाते हैं? इंडेमनिटी होल्डर। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेमनिटी। देन अगला देखिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला है प्लेज। So next what we are doing is we doing pledge। ठीक है, देखिए आपको मैंने सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट समझा दिए। प्लेज, यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं, प्लेजर, प्लेजी। प्लेजर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है,
प्लेजी जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रखा जाता है। चलिए अब समझते हैं। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। आपने कहा पायल मैम दे देंगे आपको 1 लाख रुपए, पर ऐसे कैसे दे देंगे, कोई श्योरिटी, मतलब कुछ तो दीजिए ऐसा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी कार की कीज़ आप रख लीजिए, कार रख लीजिए एज अ श्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी रादर आई से। तो यहाँ पे आई एम प्लेजर बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, पर जिसके पास मैंने कार रख दी, जिसे मैंने उसका पोजेशन दे दिया, वो प्लेजी है। सही। अच्छा, प्लेज भी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ओके, अब सुनिएगा मैम, बेलमेंट और प्लेज तो बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। बेलमेंट एक बड़ा वर्ड है, प्लेज सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के बेसिस पर होता है, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं होता। देखिए, अगर मैं लोन रीपे कर दूंगी तो प्लेजी इस गुड को मुझे रिटर्न कर देगा, और अगर मैं नहीं रीपे कर पाई उसको, उसका लोन, तो प्लेजी इसे सेल कर देगा अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए। तो प्लेज एक छोटा नैरो कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बेलमेंट। बेलमेंट में ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। घर में शादी है तो वो बर्तन आ रहे हैं, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है, आपने मुझसे फ़ोन ले लिया है, यानी देयर इज़ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बेलमेंट। पर प्लेज में ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, हम अपने सामान को उधार में रखकर, गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेज। ओके, नेक्स्ट स्पेशल वन। देखिए, मैंने आपको स्पेशल का एक हिंट दे दिया है ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। अगला है मोर्टगेज। मोर्टगेज में भी 2 पार्टीज होती हैं, मोर्टगेजर, मोर्टगेजी, राइट। मोर्टगेजर में लेकिन बस फ़र्क ये होता है, यहाँ पे सारा गेम इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। जब हम अपना घर मोर्टगेज करते हैं उधार के लिए, तो मोर्टगेजर प्रॉपर्टी किसके पास देता है? मोर्टगेजी को। ही इज सेड टू बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी and he is said to be the possession holder, राइट। ही इज सेड टू बी द पोजेशन होल्डर। जब आप लोन रीपे कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस कर देगा, पर अगर आप नहीं कर पाए तो मोर्टगेजी को पूरा हक होता है इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ यानी बेचने का। सो दैट वाज एग्जाम्पल, या यूँ कहूँ आई एक्सप्लेन्ड यू सर्टन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कि जब हम ये वर्ड पढ़ें कि इसने इसे प्लेज किया है, मोर्टगेज किया है, ये इसे इंडेमनीफाई करेगा, ये बेलमेंट का एग्जाम्पल है, ये सब चीज़ें आपके लिए कॉमन होगा। सो आ जाइए। सो यू पीपल नो इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। मैंने आपको एक और वर्ड करा दिया विच वॉज मोर्टगेज, राइट। चलिए अब देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, लेट मी क्लीन दिस अप, थोड़ा सा अच्छा फील होता है फिर, राइट। तो अब हम देखते हैं, अब ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे बिजनेस एक्सटेंड होता जा रहा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती हैं, लेन देन में दिक्कतें आती हैं, उसे दूर करने के लिए वी स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेफिनेशन आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं आपसे पूछूं तो आप जहां बैठ के मेरी क्लास देख रहे हैं, देखिए ना आपके आसपास जो भी आपने खरीद रखा है सब कॉन्ट्रैक्ट है ना। ये पूरा स्टूडियो का जो सेटअप है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, मेरा पढ़ाना कॉन्ट्रैक्ट है, आपका पढ़ना कॉन्ट्रैक्ट है। सो एवरीवेयर इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या डिफाइन किया गया, ये नहीं कहा है ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट, नो। उन्होंने कहा कि भाई कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो हम सबको फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये देखिए, it does not prescribe so many right and duty which the law will protect or enforce instead। यानी वो ये नहीं बता रहा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वो ये कह रहा है कि कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जिन्हें लॉ बचाएगा, आपका साथ देगा। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लिमिटिंग प्रिंसिपल हैं जो आपस में पार्टीज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताते हैं,
और यही लीगल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लीगल प्रिंसिपल समझ जाइए, विच इज़ असेंशियल फीचर्स, असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कोई मनाही नहीं है, बस एक बात ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट के जो असेंशियल फीचर्स हैं उन्हें ध्यान में रखिए। नाउ देन वी हैव ये सब मैं आपको बता ही चुकी, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, क्वाजी कंटिंजेंट हमारे कोर्स में है, वील बी डूइंग इट। तो यानी अब ये सिर्फ इतना कह रहा है, मैं आपको कुछ सर्कमस्टांसेस बता दूंगा, अगर उन सर्कमस्टांसेस में यानी उन बातों को ध्यान रख के आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लीगली एनफोर्सेबल है। तो आप आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट आप सब जानते हो। सेक्शन नंबर 2H एवरीवन नोज। इक्वेशन क्या थी? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। चेक कर लो, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट के कितने एलिमेंट हैं? 2। एक अग्रीमेंट होना जरूरी है, एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है। उल्टी चलो, उल्टी उधर जाओ। चलिए, अग्रीमेंट सेक्शन नंबर 2E कैसे बना हुआ था? एवरी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, लर्न कराया था ना, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सी इक्वेशन को ही लिख दीजिए, दैट बिकम्स द मीनिंग। देन वी हैव प्रॉमिस क्या है, और नीचे उतर जाइए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपके ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूं तो प्रॉमिस बन जाएगा। तो यानी एक बात क्लियर है, प्रॉमिस के लिए 2 लोग होना जरूरी है, बिल्कुल। एक वो जिसको ऑफर किया जाए, और इम्पॉर्टेंट एक वो जो ऑफर करे, और दूसरी चीज ऑफर क्या हो जाए? एक्सेप्ट हो जाए। देन अग्रीमेंट क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये इक्वेशन गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ये लिख रखा है, पर अगर हम बात करें तो इसमें और क्या जुड़ा होना चाहिए था? कंसिडरेशन भी जुड़ा होना चाहिए था। मैम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होती है, और प्रॉमिस में अगर प्रॉमिस जोड़ दे तो अग्रीमेंट होता है, इसीलिए इन्होंने इसका शॉर्टकट निकाला है, जबकि आप इसे कंप्लीटली भी मेंशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट के कितने एलिमेंट थे? 2। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा था कि अग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट क्या है? लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। आप वही काम कीजिए जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है। सो देखिए, अब आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ओके, तो अब ये सिंपल एक बात कहना चाह रहा है कि अगर आपका अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, फिर से मैं एक बात कहती हूँ, आपने अग्रीमेंट किया पर वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर अगर आपने अग्रीमेंट किया और वो लीगली एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी कार 2 लाख में बेचूंगी, सी आई एम मेकिंग एन ऑफर, आपने एक्सेप्ट किया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ पापा प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने बेटे को 500 रुपये हर महीना पॉकेट मनी देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लाइए मैं आपको लिस्ट लिखवा देती हूँ, यानी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें बट देयर आर एक्सेप्शंस, याद रखिएगा। दीज अग्रीमेंट नेवर बिकम contract as absence of legal enforceability। याद रखिए, मैं आपको 4-5 चीज़ें बता रही हूँ, उन मुद्दों पे कभी भी क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। रीज़न क्या है? कि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो अगर मैं पहली की बात करूँ तो इट इज़ डोमेस्टिक। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल था वो डोमेस्टिक था। मम्मा ने कहा चाय बना दो, तो मैंने कहा ओके बनाती हूँ, पर भाई मेरा मन नहीं किया और मैंने नहीं बनाई, तो क्या मम्मा मुझ पे केस कर देंगी क्या, ये कहकर कि मैंने बेटी को कहा था चाय बनाओ एंड शी इज़ नॉट मेकिंग? नहीं। देखिए, मम्मा ने मुझे कहा था चाय बना दो, ऑफर हुआ था, आई एक्सेप्टेड ऑल्सो। वाई एम आई मेकिंग? क्योंकि मैं मम्मा को प्यार करती हूँ, यानी सब कुछ चल रहा है, बट पुलिस यानी कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो डोमेस्टिक मामले कभी भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, पर कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बात की बात है। देन वी हैव सोशल।
देन वी हैव सोशल। कभी कभार नहीं क्या, सोशल का मैं समझाती हूँ। पूरा शादियों का एक सीज़न आता है 1 महीने का, उसमें हम वेट करते हैं कि एक कार्ड हमें भी आए। देखिए हमारे लिए शादी का मतलब होता है खाना और अच्छे से पहन के जाना, तो इच्छा पूरी हो जाती है। अब पूरी शादी का सीज़न निकल गया, एक कार्ड ना आया। आई वॉज लाइक यार एक कार्ड तो आ जाए, बट लास्ट सावे वाले दिन 5 कार्ड आए। अब देखिए जब कार्ड आए थे तो उन्होंने ऑफ़र दिया था, बिल्कुल दिया था, आई एक्सेप्टेड। मैंने कहा आपका लड़का लड़की ना आए मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं एक संग जा सकती हूँ क्या 5 जगह खाना खाने? नहीं, मैंने 5 कार्ड सामने रखे और मैं सिर्फ उस शादी में खाना खाने गई जहाँ मुझे लगता है कि शादी बहुत अच्छी होगी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या बाकी के 4 लोग मुझ पे केस कर सकते हैं कि आप नहीं आए? तो आंसर है नहीं। तो सोशल जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते। मैम कैसे पकड़ें कि डोमेस्टिक और सोशल में डिफरेंस क्या? घर की 4 दीवारी के संबंध डोमेस्टिक होते हैं और उस 4 दीवारी से बाहर निकलते ही संबंध सोशल होते हैं। देन थर्ड वी हैव पॉलिटिकल। अच्छे दिन आएंगे, ऐसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं हमें इलेक्शन से पहले, पर उनमें से कुछ पूरा नहीं होता। तो वो सिर्फ वादे हैं, वादों का क्या, क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते। मोरालिटी, मॉरल, मैंने मोरालिटी में सामने वाले को कह दिया कि मैं आपकी मदद करूंगी, पर मैं नहीं मदद कर पाई, तो क्या वो मुझ पे केस कर देगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मामला कैसा है? मॉरल है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस, वी हैव केस ऑल्सो ऑन इट, केदारनाथ वाला। रिलीजियस के अंदर मैंने भगवान से कहा आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी या कुछ भी, लेकिन जब मेरा काम हुआ तो मैं वो काम करना भूल गई। तो अब आप ही मुझे बताइए, क्या भगवान मुझ पे केस कर देंगे क्या? नहीं, क्योंकि मामला क्या है? रिलीजियस है। इन 5 चीज़ों पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये क्या होता है? एक्सेप्शन होते हैं। ये चीज़ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिव्यू में नहीं आती। राइट, सो ये जो फादर सन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो याद रखिए, इसने कहा हम केवल उन्हीं अग्रीमेंट्स की बात करेंगे जो लीगली क्या होगा? एनफोर्सेबल होगा। तो अब देखिए, एक ऑब्लिगेशन जहाँ मैं बच्चों का पालन पोषण या बीवी का पालन पोषण करूँगा, भाई बिल्कुल, और एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ का एक जजमेंट कोर्ट का, ये स्टेटस ऑब्लिगेशन है भाई, ये तो सोशल और इनके ऊपर बेस्ड हैं, इन्हें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप में नहीं लेते। आप ही बताइए। देखिए, जो वाइफ और चिल्ड्रन वाली बात है वो तो डोमेस्टिक हो गई। क्या आप कभी कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मुझे इतने साल की सज़ा हुई है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है? नहीं, ये किसके प्रिव्यू में नहीं आते? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिव्यू में नहीं आते ना। डिफरेंसेस याद रखिए, कभी भी डिफरेंसेस आए, सेक्शन पता हो तो चिपकाइए, लेकिन अलग से उसका बेसिस मत बनाइए। तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें आती है, एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या होता है? अग्रीमेंट होता है। एक अग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बड़ा टर्म क्या है? अग्रीमेंट। क्यों है? क्योंकि इसमें सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल भी आ गए, जबकि ये तो नैरो टर्म है ना, इसमें तो वो चीज़ें नहीं आती हैं। इसमें तो केवल वही अग्रीमेंट आते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल है। लीगल ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई मैं मुकर गई, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तो लो भाई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कैसे मैं मुकर सकती हूँ? क्योंकि मेरा क्या क्रिएट हो चुका है? मेरा लीगल रिलेशनशिप, मेरा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है। नेचर, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ज़रूरी नहीं है ना। याद हो तो याद करो, मैं अग्रीमेंट की सीढ़ी पे खड़ी हूँ, ज़रूरी नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट पे चढ़ूँगी। तो हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ज़रूरी नहीं है, पर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे खड़ी हूँ तो पक्का मैं अग्रीमेंट वाली सीढ़ी चढ़कर आई होंगी। तो यानी हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है। तो देखिए, यू पीपल नो इट विद सेक्शंस। 2A offer, 2B acceptance, 2B promise, 2D consideration, 2E agreement, 2H contract। सारी इक्वेशन आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल क्या है? 2 है।
क्या है दो? एक अग्रीमेंट होना चाहिए और एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट का डेफिनेशन मीनिंग क्या है? अग्रीमेंट में वो कहता है अ प्रॉमिस विच इज सपोर्टेड विथ कंसिडरेशन या सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। 5 चीज़ों पे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, विच इज डोमेस्टिक, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल।